स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जेईई टू ऑल ऑफ यू। एनडीए 2 2024 के लिए जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए रोड मैप होने वाला है। 10-5 मिनट का वीडियो होगा, थोड़ा ध्यान से सुन लेना कुछ चीज़ें। मैं सिर्फ यहाँ पे मोटिवेशन देने नहीं आ रखा, मैं क्लासेस लेता हूँ, एनडीए मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस रोज मॉर्निंग में आकर लेता हूँ। क्या बच्चों में कमी रह जाती है, किस कारण से एक एस्पिरेंट रह जाता है, वो ऑफिसर नहीं बन पाता, उन बातों का अगर तुम ध्यान रख लोगे शुरुआत से ही, अभी से ही, तो अच्छा कुछ कर सकते हो। अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ है, बेसिकली जून से स्टार्ट करोगे, जून जुलाई अगस्त के पूरे महीने बचे हुए, सितंबर में तुम्हारा पेपर है, तो 3 महीने का टाइम हमारे पास मोटा मोटा बचा हुआ है। इस टाइम को तुम कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, उसके लिए मैंने कुछ टैग पॉइंट्स यहाँ पर लिखे, इनके थ्रू मैं तुमको बातें बताने जा रहा हूँ। आराम से करना, सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम लगाओ, यहाँ पर इन्वेस्ट करो टाइम को, अच्छे से देखो कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अभी तुम उस पायदान पे खड़े हो जहां पर तुमने 3 महीने अगर झोंक के तैयारी कर दी, दबा के तैयारी कर दी, अपनी फुल पोटेंशियल को बाहर निकाल दिया। अभी तुम अपनी पोटेंशियल का 2% भी तैयारी नहीं कर रहे, जितना तुम कर सकते हो। कुछ ना कुछ बहाने, एक्सक्यूजेस ढूंढ ले रहे हो, क्योंकि तुम में अभी वो तड़फ नहीं है जो होनी चाहिए। वो तड़फ तुम में तब आएगी जब तुम गौर से महसूस करोगे उस चीज़ को। क्योंकि यार बहुत सारे एस्पिरेंट है जो पेपर दे रहे हैं, हर कोई तो चाह रहा है कि मेरा भी एनडीए हो जाए, मेरे भी एनडीए, लेकिन होगा किसका? सिर्फ चाहने से नहीं होगा। जो उसमें कंटिन्यूस एफर्ट्स डालेगा और उस तरह के एफर्ट्स डालेगा जो रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उसका हो पाएगा। पहला पॉइंट देखो, क्रिएट एन इफेक्टिव स्टडी प्लान। जो तुम्हारे पास अभी बचा हुआ टाइम है, इस पर तुम्हें स्टडी प्लान कैसे बनाना है। तुम्हारे पास पता है तुम्हें कि जीएटी का पोर्शन है, मेरा एक मैथ्स का पोर्शन है, उसमें से कुछ पार्ट तुम्हारा हो सकता है स्ट्रांग हो, कुछ पार्ट हो सकता है तुम्हारा वीक हो। जो पार्ट तुम्हारा स्ट्रांग है उसको थोड़ा सा कम समय देने की कोशिश किया करो, जो पार्ट तुम्हारा वीकर है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करो। उसमें भी बाइफरकेट करो कि मुझे किस किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। जीएटी में मैं कितना टाइम दूँ, मैथ्स में कितना टाइम दूँ। ये बिल्कुल लिखित बात है कि मैथ्स में तुम्हें ज़्यादा ही टाइम देना पड़ेगा, चाहे तुम मैथ्स में कितने ही तुर्रम खान हो। इसलिए मैथ्स पढ़ते समय मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा डिवोट करो। अपना 2/3 पार्ट ऑफ जो टाइम होगा तुम्हारे स्टडी का, वो मैथ्स को डिवोट करो। उसको मैं बताऊंगा आगे कि कैसे करना है। तो इसीलिए तुम्हें एक स्टडी प्लान अपना बनाना पड़ेगा, उसको कागज में लिखना पड़ेगा, कागज को कहीं स्टिक करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग लिटरली चलना पड़ेगा। पहले दिन जब तुम कोशिश करोगे तुम थोड़ा बहुत फॉलो कर पाओगे, लेकिन उससे डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो पाता कि हम टाइम टेबल बनाएं और हम लिटरली उसमें एक एक चीज़ को फॉलो कर दें। टाइम टेबल जब भी बनाओ ऐसा कभी मत बनाना स्टडी प्लान अपना कि वो बहुत ज़्यादा टफ हो, बहुत रिजिड मत बनाना। इतना रिजिड मत बनाना कि तुमसे फॉलो ना कर सको, और उसे इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी मत बना देना कि उसमें तुम्हारे लिए कुछ इफेक्टिवनेस निकल ही नहीं रही। ऐसा बनाओ जो थोड़ा मॉडरेट लेवल हो, तुम्हारे लेवल से थोड़ा सा बढ़ के हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा हो कि अचीवेबल ही ना हो। तो इस तरह के स्टडी प्लान को बनाने की कोशिश करना, उसमें थोड़ा टाइम अपने रिलैक्स के लिए भी डालना है, जहाँ पे तुम रिलैक्सेशन वाली स्टेट में आ सको। दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिस अ वैरायटी ऑफ मैथमेटिक्स क्वेश्चन। इस पॉइंट की मैं बात कर रहा था। मैथ्स की जब तुम बात कर रहे हो ना, मैथ्स में अगर तुमने अच्छा स्कोर कर दिया, फाइनल मेरिट में तुम्हारा अच्छा बूस्ट कर सकती है तुम्हारी रैंक। इसीलिए मैथमेटिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा तुम कोशिश करो करने की। तुम्हारा टारगेट सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैंने रिटर्न निकालना है, तुम्हें होना चाहिए मैंने पूरा एनडीए क्लियर करना है। रिटर्न के बाद तुम्हें फिर एसएसबी इंटरव्यू तक जाना होता है, उसके बाद मेडिकल वगैरह होता है, तब जाके फाइनल तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी। और उसमें सब बातें मैटर करती है कि तुम्हारा कैसे कैसे स्कोर क्या क्या रहा होगा। इसीलिए तैयारी को अच्छे से करो। अपना जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है इसमें वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे बेसिक्स वगैरह ठीक हो, अच्छा खासा तुम्हें मैथमेटिक्स आता हो, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, किसी चैप्टर में नंबर ऑफ वैराइटीज पर जाना है। क्योंकि क्वेश्चन के ट्रेंड तुम देख रहे हो, पिछले 2-3 सालों में ट्रेंड बदल रहा है यूपीएससी में एनडीए क्वेश्चन पूछने का। पहले इतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं होता था, थोड़ा सा वो चीज़ों को घुमा फिरा के दे रहे हैं, जेईई मेंस के क्वेश्चन डायरेक्ट डाल दे रहे हैं। उससे डिमोटिवेट मत हो, बस एक बार उनके ट्रेंड को कैच करने की कोशिश करो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। वो तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम अपने हाथ में पेपर उठाकर ना देखो। ऐसा नहीं कि कोई एजुकेटर्स करा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम लगे हुए करने में, वो वाली बात नहीं, वो हो रहा है बहुत अच्छा, लेकिन जब तक तुम्हारे हाथ में हार्ड कॉपी नहीं है पिछले कम से कम 3 सालों की, पिछले कम से कम 2020 के बाद के जो पेपर्स होते हैं उसकी पूरी प्रॉपर हार्ड कॉपी निकाल के लाओ, प्रिंट आउट करा के लाओ और पेपर में बिल्कुल हाईलाइट मार के देखते हुए चलो, पैटर्न को एनालाइज करने की कोशिश करो। क्योंकि तुक्के में नहीं हो रहा सब कुछ, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और उसमें तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें नंबर ऑफ वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी होगी। मैथमेटिक्स के जो भी चैप्टर है उसमें देखो कि सबसे ज़्यादा किस क्वेश्चन चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से बन रहे हैं, क्वाड्रेटिक से बन रहे हैं, किससे बन रहे हैं, सीक्वेंस सीरीज से बन रहे हैं, इंटीग्रेशन से बन रहे हैं, कैलकुलस से बन रहे हैं, उसको देखो और उस पोर्शन पे ज़्यादा काम करो। देखो कि तुम्हारा वीक पोर्शन कौन सा है मैथ्स वगैरह पढ़ते समय, उस पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दो। स्टैटिस्टिक पढ़ लो, प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन बच्चे कई बार उसे कवर ही नहीं करते, तो उस पर ध्यान दो। ये चीज़ें ध्यान देंगे। स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, ये पार्ट है जीएटी पोर्शन के लिए। करंट अफेयर्स के लिए तुम्हें अपडेटेड रहना है, लेकिन अपडेटेड रहने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पूरी पढ़ाई का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन इसमें डाल दो करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स नो डाउट आएगी और उसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके मार्क्स मिलेंगे तुम्हें, नो डाउट, लेकिन ये काफ़ी डायनामिक पोर्शन है जो हर साल बदलता है, यानी हर एग्जाम में बदलता है।
तुम अगर पिछला तुमने एनडीए 1 भी दिया होगा तो तुम्हें इसके लिए दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी नए सिरे से। तो करंट अफेयर्स को पढ़ने का ये तरीका है कि जो एक ऐसे फैक्ट्स हो जो पता होने ही चाहिए तुम्हें एज अ एस्पिरेंट, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ एक जागरूक नागरिक के नाते तुम्हें पता होनी चाहिए बातें कि आस पड़ोस में क्या चल रहा, देश में क्या चल रहा, विदेश में क्या चल रहा, उस तरह की बातें तुम्हें आनी चाहिए। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा तुमने देखा था हुआ होगा, ऐसी मेरे मुंह में आगे इसलिए बोल रहा हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड पे पहले यूपीएससी में, यूपीएससी जो सीएससी होता है सिविल सर्विसेज, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्वेश्चन बना था जब उन दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड नया नया आया था। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्योंकि मुद्दा गड़बड़ा है तो बहुत प्रोबेबली चांस है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा बैंक इसे दे सकता था या कुछ भी बातें। ये मैं एक जस्ट ऐसे ही कह रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे अभी हाल ही में चीज़ें हुई है उस पर बेस्ड तुमसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। मुझे कुछ पॉइंट ऐसे याद आ रहे हैं इसलिए बोल देना, यूसीसी पर क्वेश्चन पूछा सकता है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, क्योंकि ये रिलेट किया सकता है आपके पॉलिटी से, क्योंकि पॉलिटी में पूछा सकता है कि यूसीसी का जिक्र कहाँ पर है, आर्टिकल 44 में। तो इस तरीके से तुमसे कुछ डिस्कशन ऐसे किया सकता है, यानी कि यूपीएससी का ये ट्रेंड रहा है। यूपीएससी कभी भी ऐसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन कि कुछ भी रैंडम उठा के फेंक दे, वो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिसका कहीं ना कहीं तह पे जाके वो जुड़ा हो। यानी जो पेपर का नेचर है ना वो डायनामो स्टैटिक सोर का है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि डायनामिक क्या उसके अलावा स्टैटिक का कॉम्बिनेशन है। मतलब क्या, जैसे मैंने अभी तुम्हें यूसीसी का एग्जांपल दिया, यूसीसी एक करंट मुद्दा भी है और यूसीसी का जिक्र पॉलिटी में भी होता है साफ साफ आर्टिकल 44 में डीपीएसपी में। तो ये कहीं ना कहीं अब लिंक कर गया। तो भले ही वो तुमसे करंट से रिलेटेड कुछ ना पूछे, वो तुमसे डीपीएसपी के बारे में कुछ पूछ लें कि वो क्या होता है वगैरह वगैरह। इस तरीके से वो डायनेमिक को लिंक करते हैं तुम्हारे स्टैटिक पोर्शन के साथ। ये करते हैं करंट अफेयर्स में। और जो जनरल करंट अफेयर्स है जो पता होनी चाहिए तुम्हें वो पढ़ो। और एक अच्छा तरीका बता देता हूँ, अगले 3 महीने के लिए तुम एक काम कर सकते हो, तुम करते भी होगे, न्यूज़ चैनल देखा करो। अब न्यूज़ चैनल वो मत देखा करो जिसमें उटपटांग बहसें चल रही है, उसमें कुछ होगा नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट होगा। वाली न्यूज़ देखनी है जो सिर्फ 10 से 15 मिनट देखी जाती है, जिसमें बुलेटिन्स होते हैं, जिसमें पूरे देश भर की खबरें होती है। डीडी न्यूज़ उसके लिए परफेक्ट चैनल है जिसमें लोग बड़ी सौम्यता के साथ आके उनके एंकर चीज़ों को बताते हैं, ना कि हल्ला गुल्ला करते हैं। तो डीडी न्यूज़ में रात की 8 बजे की न्यूज़ तुम देखा करो, हो सके तो इंग्लिश वाली आती है मेरे ख्याल से वाली, उस न्यूज़ को देखा करो। उस न्यूज़ में तुम्हारी 2 काम हो जाएंगे, एक तो तुम्हारी इंग्लिश का भी काम हो जाएगा, कुछ वोकैब्स तुम्हें मिलेंगे जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो पाएगी फ्यूचर में अपने इंग्लिश के पेपर के लिए, और थोड़ा तुम करंट के लिए अपडेटेड फील करोगे। ये मैंने बात बता दी तुम्हें करंट अफेयर्स के बारे में। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये मस्ट है, क्योंकि तुम कितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हो तुम्हारे पास 2 हेडलाइट से ध्यान रखना तुम्हारी गाड़ी की, जो तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे रोड से होते हुए जा रही है पूरे तुम्हारे एंड पॉइंट तक, उसमें तुम्हारी गाड़ी के पास सिर्फ 2 हेडलाइट्स है। एक है तुम्हारा सिलेबस और दूसरा है तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिलेबस मतलब कि तुम बार बार एनालाइज करो कि तुम्हारे उसमें किस किस पोर्शन से कितना कितना ज़्यादा पूछा जाता है। अब दूसरा यह है कि कैसे पूछा जाता है, उसका आइडिया लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि प्रीवियस ईयर से तुम्हें एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि यार ये सिलेबस है और वो पूछ किस तरीके से ना उस टॉपिक को, तो तुम्हें एक आइडिया लगेगा। उसके लिए डीप हमें एनालाइज करना पड़ता है चीज़ों को, 6-6 घंटे लगाने पड़ते हैं एक एक पेपर को कवर करने में, तब जाकर होता है। ऐसा नहीं कि कोई एजुकेटर आके बता रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा वो अपने एंड से बता रहे हैं, लेकिन वो काम का नहीं होगा। तुम्हारे काम का वही एनालिसिस होगा जो तुम खुद करोगे, क्योंकि खुद एनालिसिस करोगे तो तुम अपनी खुद वीकनेस और स्ट्रेंथ को पता कर पाओगे। इसलिए जरूरी है जो मैंने यहाँ पर बोला, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ अलाइनमेंट बिठाना, ये बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है, चाहे जीएटी हो चाहे मैथमेटिक्स का पोर्शन हो। टेक रेगुलर मॉक टेस्ट, क्योंकि तुम क्वेश्चंस देख रहे हो, अब क्वेश्चंस देख रहे हो तो तुम जनरली करते क्या हो, क्वेश्चंस देखते हो पीछे सॉल्यूशन देख लेते हो, लेकिन मॉक टेस्ट में पूरा प्रॉपर एनवायरनमेंट बना होता है, पूरा प्रॉपर टेम्परामेंट मिलता है तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का। तो मॉक टेस्ट जब तुम स्टार्ट कर रहे हो सकता है अपने घर में ही कर रहे हो, तो घर में करो, स्टॉप वॉच लगा दो और घर में बता दो सबको कि मैं मॉक टेस्ट वगैरह करने जा रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उस समय उन मॉक टेस्ट में अपना फाइनल डटे रहो जब तक पेपर खत्म नहीं होता। फिर फाइनली अपने स्कोर को चेक करो, अपनी वीकनेस को पता करो कि तुम्हारी लिमिटेशंस क्या है, उन वीकनेस के बारे में पता करने की कोशिश करो, पेपर के पैटर्न को समझो, क्वेश्चंस को एनालाइज करने की कोशिश करो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। मॉक टेस्ट ट्रस्ट में बहुत हेल्प करते हैं, आपकी बहुत हेल्प करते हैं, ये आपके स्कोर को बूस्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम डायरेक्ट एग्जामिनेशन में जाकर पेपर भरोगे तो फिर तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। मॉक टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना ही करना है जहाँ से तुम्हें अवेलेबल हो जाए। गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू एसएसबी इंटरव्यू, यानी कि एसएसबी इंटरव्यू के बारे में ना देखो, कुछ बच्चे होते हैं वो सिर्फ वहीं तक का देख रहे हैं कि भाई रिटर्न हो जाए जैसे तैसे करके, उनका रिटर्न भी नहीं हो पाएगा। जो बच्चा पूरा लॉन्ग रन में देख रहा है, जो पूरा देख रहा है कि मैं भाई अपने को एसएसबी में इंटरव्यू में बैठा हुआ देख रहा है, अपने को स्क्रीनिंग में देख रहा है, साइकोलॉजिकल टेस्ट में देख रहा है, जीडी में देख रहा है, पर्सनल इंटरव्यू में देख रहा है, जो बच्चा अपने आप को इस तरीके से एक तरह से विजुअलाइज कर पा रहा है, पूरा मेडिकल तक जाके देख रहा है अपने आप को विजुअलाइजेशन में, वो बच्चा आगे कुछ कर पाएगा। जिस जाकर तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स पर अपने ध्यान देना है फिलहाल के लिए, ये बात ध्यान रखो। किस पे ध्यान रखना है? कम्युनिकेशन स्किल्स पे। बाकी वो चीज़ें तुम्हारी साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह वो ठीक है, वो तुम अलग से कर लेना उसके बीच में प्रैक्टिस, लेकिन अभी जो तुम काम कर सकते हो जो तुम्हें बाद में हेल्प करेगा, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर देख लिया, न्यूज़पेपर नहीं देख पा रहे न्यूज़ देख लो, मैंने बताया ना तुम्हें इंग्लिश न्यूज़ देख लो, 8 बजे से ज़्यादा 8:30 बजे तक या 9 बजे तक तो बहुत हो जाएगा, आधे घंटे की देख लो, लेकिन रेगुलर देखो। हो सके मैंने पहले भी इस तरह की एक प्रैक्टिस करने को तुम्हें बोला हुआ है कि प्रैक्टिस में क्या करना, मोबाइल फ़ोन है तुम्हारे हाथ में,
15 मिनट, बस 15 मिनट नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, 5 मिनट, 5 मिनट से लेकर 10 मिनट सिर्फ मोबाइल को सामने रख के जैसे व्लॉगिंग करते हैं उस सेंस में कुछ एक टॉपिक पर इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है अपने ही साथ। उन वीडियो को पकड़ना और यूट्यूब चैनल में डाल देना अपने, कोई जिससे तुम जो भी तुम यूट्यूब रन करते हो उसमें उस वीडियो कर देना प्राइवेट, तो वो वीडियो हो जाएगा प्राइवेट। इस तरीके से तुम एक 30 डे चैलेंज लेकर अपने साथ चलो, कोई नहीं देख रहा तुम्हारी वीडियो, कोई नहीं देख रहा, वैसे ही नहीं आते व्यूज़, तो तुम प्राइवेट करोगे कुछ भी नहीं आएंगे, तो प्राइवेट में डाल दोगे, तुम्हारा वीडियो बिल्कुल प्राइवेट रहेगा और मोबाइल से अपने डिलीट कर दो, उससे तुम्हारी मोबाइल की मेमोरी भी बच जाएगी। ये प्रैक्टिस को 30 दिनों तक लगातार करो। अगर सुबह शाम कर सकते हो तो तुमने 2 गुना काम कर दिया, ये समझ लो। अगर तुम चाहते हो सही मायने में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सही करना, अगर चाहते हो तो, क्योंकि वो अपने आप नहीं होंगे, क्योंकि जब तुम जीडी में बैठे रहोगे ना, इंटरव्यू वगैरह में बैठे रहोगे, तुम्हारे अगल बगल वाला पड़ोसी सब कुछ बोलने में लगा पड़ा होगा, तुम्हें सब कुछ पता भी होगा, उसके बावजूद भी तुम नहीं बोल पाओगे। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें बोलना नहीं आ रहा होगा, तुम बोल भी पाओगे, लेकिन तुमने प्रैक्टिस ही नहीं कभी करी बोलने की, तो उस समय भीड़ में तुम नहीं बोल पाओगे। इससे डिमोटिवेट मत होना, मोटिवेशन लो इस बात से कि मुझे 30 डे का एक चैलेंज लेना। अगर लोगे तो नीचे पे बता देना मुझे कि सर हम लेने वाले हैं, और इसी वीडियो में आके लिखना डे 1, डे 2, डे 3, ताकि एनालिसिस हो सके तुम्हारा, एक तुम्हारा अपना कमिटमेंट हो सके मेरे लिए। उसके बाद है एनहांस कम्युनिकेशन स्किल्स, ये इसी में कवर हो गया। मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे करने का आपको एनहांस अपने, उस बारे में मैंने आपको बता दिया। 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है, सुनने पे और दूसरा बोलने पे। ये 2 बातें अगर तुम्हारी रहेगी, जितना सुनते रहोगे तुम्हारी वोकेबुलरी अंदर उतनी बढ़ती रहेगी और उसको तुम बोलने में प्रैक्टिस में लाओगे। तो इनपुट आता रहेगा सुनने के रूप में, आउटपुट जाता रहेगा बोलने के रूप में। और आउटपुट का मैंने बता दिया, मोबाइल वगैरह लेके मोबाइल कैमरे से लेके नॉर्मली 15 मिनट सिंसियरली अपने आप को टॉपिक देना। जैसे अपने रिलेटेड टॉपिक की हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, कुछ तो पढ़ लोगे, कुछ तो समझ रहोगे टॉपिक्स में। उन टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक दे लो कि भाई मैं आज आपको ग्लोब के बारे में बताऊंगा, आज मैं इक्वेटर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, आज मैं एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इस तरीके के कुछ टॉपिक्स तुम अपने आप के लिए डिसाइड कर लो, आज मैं आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 10 के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये तुम नॉर्मली बोलते हुए चलो, ऐसे करके तुम खुद देखोगे कि डे 1 और डे 30 में कितना फर्क हो गया, ग्रेजुअल इंक्रीमेंट तुम्हें देखने को मिलेगा। अगली बात है फोकस ऑन फिजिकल फिटनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आमतौर पे बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं। ये एग्जामिनेशन समझना, ये 360 डिग्री प्रिपरेशन करवाता है तुम्हारा एनडीए। अगर तुमने गौर किया होगा इसके सिलेबस को, क्या इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स आती है, क्या सिर्फ फिजिक्स आती है, क्या सिर्फ केमिस्ट्री आती है? इसमें सब कुछ आ रहा है भाई। इतना यूपीएससी सीएससी के पेपर में भी नहीं आता जो इसमें आ रहा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी कहीं ना कहीं जो आपका वाला पोर्शन होता है, कहना चाहिए मुझे ह्यूमैनिटीज़ वाला, उस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत सीसट चलता है, लेकिन यहाँ देखो ना, तुमसे मैथ्स भी जबरदस्त पूछ रहे हैं, फिजिक्स भी पूछ रहे हैं, केमिस्ट्री पूछ रहे हैं, हिस्ट्री पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी भी पूछ रहे हैं, एनवायरमेंटल साइंस भी पूछ रहे हैं, उसके अलावा करंट अफेयर्स भी पूछ रहे हैं। छोड़ रहे कुछ भी नहीं छोड़ रहे। 360 डिग्री प्रिपरेशन, उसके अलावा फिर तुम्हारे इंटरव्यूज ले रहे हैं, और इतना तो बहुत हो गया, उसके बाद फिजिकल फिटनेस भी तुम्हारी चेक करी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा 360 डिग्री तरीके से तुम्हारा 360 डायमेंशन में, मतलब 3 डायमेंशन में, या 3 डायमेंशन कहना भी गलत होगा, 10 डायमेंशनल तुम्हारा असेसमेंट चल रहा है एग्जामिनेशन में। फिजिकल फिटनेस पे तुम्हें बहुत ज़्यादा ये नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल डंबल उठाओ और थक के चूर हो जाओ और फिर तुम पढ़ाई ना कर पाओ। सिंपल सा रूटीन फॉलो करो, तुम कुछ भी हो, ठीक है। एक काम करो, सुबह जब भी उठते हो मॉर्निंग में आधा घंटा कम से कम, अगर तुम आधा घंटा वॉकिंग पे जाते हो, नॉर्मल वॉकिंग पे जाते हो, तुम्हारे आधे घंटे में लगभग कुछ नहीं तो 1.5 से 2 किलोमीटर की तुम्हारी डिस्टेंस कवर कर लोगे तुम। आधे घंटे में इतनी डिस्टेंस कवर हो जाती है। जैसे मैं जाता हूँ तो 1 घंटे में मैं ज़्यादा नहीं कर पाता, 3 किलोमीटर, 300-500 मीटर, यानी 3.5 किलोमीटर करीब मेरी हो पाती है 1 घंटे में, नॉर्मल वॉकिंग होती है। लेकिन तो वैसे ही मैं तुम्हें कह रहा हूँ नॉर्मल वॉकिंग करो। उसमें क्या क्या फ़ायदा होगा ना, एक तो तुम्हारी फिजिकल फिटनेस थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, जितना होनी है ठीक ठाक हो जाएगी, यानी तुम रूटीन में रहोगे। दूसरा, इससे तुम्हें फ़ायदा ये मिलेगा, तुम्हारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन करेगा, ब्रेन में अच्छा ब्लड फ्लो हो पाएगा, अच्छे ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी, और वहीं से तुम्हारे जो न्यूरॉन्स वगैरह होंगे वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे। ये चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है, इसलिए इस चीज़ पर ध्यान दो। थोड़ा बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस कर सकते हो, हाथ पैर उठा बैठा सकते हो, वो कर लेना साथ में। अदरवाइज तुम वॉकिंग ही कर लो, वही अपने आप में तुम्हारी फिजिकल फिटनेस हो जाएगी। इन पॉइंट्स को तुम फॉलो करो अगले 3 महीने तक, लेकिन ये 3 महीने